हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ यानी गणित के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 2 अंक में पूछा जाएगा। तो आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरे VVI मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 135 एंड 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें। यहाँ पर हम सॉल्व कर लिए हैं, बस आप लोग को समझाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर यहाँ पर मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भाग देना है जब तक कि 0 ना आ जाए। उसके बाद यहाँ पर इस फार्मूला की मदद से आपको 3 स्टेप हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए भाज यह है एक और ये है, उसके बाद यहाँ पर 45 है, 3 भाज हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख लेना है और यहाँ पर फार्मूला की मदद से इनमें से देखिए यहाँ पर भाज होता है यह, उसके बाद भागफल भाजक है, भाजक यह होता है, उसके बाद भागफल ये होता है 1 और उसके बाद शेषफल यहाँ पर 90 होता है। यहाँ पर भाज ये होता है, जैसे 225 है यहाँ पर भाज फार्मूला में, भागफल यहाँ पर भाजक है, भाजक यहाँ पर यह होता है 135 भाजक है गुना भागफल यहाँ पर 1 है, उसके बाद शेषफल यहाँ पर 90 है। उसी तरह यहाँ पर 3 स्टेप आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा। और HCF कौन होता है यानी मशक कौन होता है, तो जो सबसे लास्ट में आता है भाजक वहीं इसका HCF होता है। तो देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर 45 आया है तो 45 इसका HCF हो जाएगा। यानी आप लोग कह सकते हो कि 0 वाला जो ऊपर संख्या होता है यानी 0 के ऊपर जो संख्या होता है वहीं इसका HCF यानी मशक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि ये 7,13,19 ... में कितने पद हैं। अब आप लोग को इसमें से बताना है कि कितने पद हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि दिएगा AP का पहला पद, यानी सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद को हम A से सूचित करते हैं, तो A बराबर यहाँ पर 7 है देख लीजिए, और D यानी सार्वंतर होता है। D कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, यानी यहाँ पर 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, यानी D निकल कर आ गया 6। उसके बाद लिखना है कि माना कि दिए गए AP में n पद है, सबसे पहले n पद लिखना है। उसके बाद ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखना, n बराबर फार्मूला होता है A + n - 1 × D और बराबर में आप लोग 205 को रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पर A की जगह पर 7 है तो लिखेंगे यहाँ पर 7 + n - 1 × D, क्योंकि n निकालना है। उसके बाद D का मान 6 आया है यहाँ पर, उसके बाद 205 रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 को उधर भेजेंगे तो सबसे पहले इसे गुना करेंगे, तो 6 में जब n से गुना करेंगे तो 6n हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 205 और यहाँ पर प्लस का 7 है, इधर आएगा तो माइनस का 7। अब देखिए 6n - 6 ये तो ठीक है। अब 100 यहाँ पर 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 6n बराबर यहाँ पर 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस है, तो देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस का 6। उसके बाद n बराबर यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो 104 आएगा, और 6 यहाँ पर गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो जब इसे कटाएंगे तो 34 आएगा। यानी उसके बाद n बराबर 34 आ गया, तो लिखना अतः दिए गए AP में 34 पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि दूरी सूत्र प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदु ए यहाँ पर 3 बिंदु दिया है। A में दिया है 1,5, B में दिया है 2,4 और यहाँ पर C में दिया है 3,3। संरेखी हैं, यहाँ पर आप लोग को बताना है कि संरेखी हैं। यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, यहाँ पर फार्मूला आप यहाँ पर बता दिया है कि दूरी सूत्र का फार्मूला से यूज करना है और संरेखी है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि दिए गए बिंदु, यहाँ पर 3 बिंदु हैं। उसके बाद सबसे पहले AB का दूरी निकालना, उसके बाद यहाँ पर BC का दूरी निकालना, उसके बाद यहाँ पर AC का दूरी निकालना। तो AB का दूरी यहाँ पर देख लीजिए, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर दूरी सूत्र से हम निकालने हैं, तो AB का दूरी आया है √2 और यहाँ पर BC का दूरी जब निकालेंगे तो यहाँ पर √2 आया। उसके बाद AC, यहाँ पर AB और BC, उसके बाद AC, यहाँ पर 3 दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर BC का दूरी निकाले हैं तो √2 आया है, और AC का दूरी निकाले हैं तो कितना आया है, तो AC का दूरी निकाले हैं तो √8 आया है। यानी यहाँ पर AB का दूरी बराबर है, BC का दूरी बराबर है, लेकिन AC का दूरी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर √8 है। तो आप लोग लिखना लास्ट में यहाँ पर कि अतः बिंदु AB बराबर BC, यानी AB बराबर है BC लेकिन BC बराबर नहीं है AC। तो तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि जब ये तीनों समान रहता तो संरेखी होता, लेकिन जब तीनों बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो बिंदु P में दिया है 15,9 और यहाँ पर Q में दिया है 5,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। अब आप लोग को मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, तो सूत्र से आप लोग लिखना, सूत्र होता है या आप लोग यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये सूत्र होता है। तो x1 के जगह पर देखिए x1 ये होता है, y1 ये होता है और x2 ये होता है, y2 ये होता है। तो x1 के जगह पर देखिए 15 है यहाँ पर, x2 के जगह पर 5 है तो 15 प्लस 5/2, y1 के जगह पर देखिए यहाँ पर कितना है 9 है तो 9 प्लस y2 के जगह पर 3 है तो 9 प्लस 3, जब इसको जोड़ेंगे तो 20/2 आएगा, जब इसे कटाएंगे तो 10 आ गया देखिए यहाँ पर, और इसको जब जोड़ेंगे 9 प्लस 3 को तो 12/2 आया, अब इसको कटाएंगे तो 6 आएगा, यानी 10,6 इसका मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। तो चलिए हम फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 लिख लिया है, इंटू का जगह पर गुना लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, इसका मान भी √3/2 तो लिख लिया है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 इन गुना, फिर यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लिया है। √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा तो रूट का 9 होगा, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। आप सभी लोग को पता है कि √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 3 लिख लिए हैं, प्लस है यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम भिन्न के जोड़ बनाएंगे। तो भिन्न का जोड़ कैसे बनता है, तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है, तो 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। अब 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा तो 3 होगा, तो 3 प्लस फिर 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा तो 1 होगा, तो 3 + 1 यानी 4/4, तो जब इसे कटाएंगे तो 1 होगा, तो इसका राइट आंसर 1 आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि रूट में 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा लाना है। इसको सिद्ध करके cosec थीटा प्लस cot थीटा लाना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले LHS मान लेंगे इसको, तो LHS हम मान लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर वह नीचे है 1 - cos थीटा, तो इसको हम परिमेयकरण गुना करेंगे। तो परिमेयकरण गुना कैसे करते हैं, तो देखिए जितना संख्या है यानी जो संख्या दिया है यानी जो भी दिया है नीचे उसको हम ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 - cos थीटा है तो 1 + cos थीटा लिखे हैं, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो माइनस का रहता है तो प्लस हो जाता है, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस हो जाता है। तो 1 + cos थीटा, नीचे भी 1 + cos थीटा। अब देखिए नीचे देखिए जब हम इसको गुना करेंगे 1 + cos थीटा है और यहाँ पर भी 1 + cos थीटा है, यानी दोनों पर मान सेम है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना होगा। तो 1 + cos स्क्वायर यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद देखिए 1 प्लस यहाँ पर a + b इंटू a - b फार्मूला पर आ रहा है, यानी a + b a - b इंटू a + b फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो a² - b² का फार्मूला होता है a - b इंटू a + b, तो उसकी फार्मूला पर हम बनाएंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे यानी a है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और cos का स्क्वायर करेंगे तो cos² थीटा होगा। अब देखिए नीचे देखिए नीचे लिखे हैं 1 + cos² थीटा, यहाँ पर ऊपर लिख दिया है यहाँ पर 1 + cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है फार्मूला है, तो 1 - cos² थीटा फार्मूला है तो sin थीटा होता है, sin² थीटा होता है, याद रखिएगा। और फार्मूला का आप लोग क्लास नहीं किए हैं यानी उसका वीडियो नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, ऑल फार्मूला है त्रिकोणमिति का। तो 1 - cos² थीटा बराबर फार्मूला होता है sin² थीटा, तो नीचे sin² थीटा लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर जब है तो ये रूट बाहर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर रूट हट गया है स्क्वायर से, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हट गया है, यहाँ पर इसमें भी स्क्वायर नहीं है, इसमें भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया। तो 1 + cos थीटा नीचे sin थीटा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 sin थीटा, और एक बार लिखते हैं यहाँ पर बीच में प्लस, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 1 sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको एक बार और इसको एक बार लिखेंगे, तो 1 sin थीटा और प्लस है, यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और cos थीटा sin थीटा। अब देखिए नीचे देखिए
1/sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो कॉसेक थीटा होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1/sin थीटा का फार्मूला कॉसेक थीटा होता है और प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का फार्मूला कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर मान निकल कर आ गया, यही निकालना था, यानी LHS बराबर RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। अब आप लोग को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण यहाँ पर को लिखा गया है, कोण होगा कोण 60 डिग्री है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है त्रिज्या r से हम त्रिज्या को सूचित करते हैं। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है तथा कोण यहाँ पर 60 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर फिगर भी बना लेना है, यहाँ पर फिगर भी बना लेना। उसके बाद इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। याद रखिएगा ये फार्मूला है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ये फार्मूला है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। थीटा का जगह पर देखिए यहाँ पर कोण यानी 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री बटा 360 है। उसके बाद गुना पाई के जगह पर पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 गुना r स्क्वायर है, यानी 2 बार r करेंगे तो r कितना आया था? यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया है, तो 21 गुना 21। अब देखिए जब इसको कटाएंगे यहाँ पर भाग देंगे तो 60 में जब 360 में भाग देंगे तो 6 मर्त में कटेगा, तो यहाँ पर 6 लिख लिए हैं गुना 7 से यहाँ पर 21 कटेगा तो 7 त्रिका 21। अब यहाँ पर 3 भी आ गया। उसके बाद देखिए क्या बचा, ये तो कट गया, तो 22 और गुना में 3, 22 गुना 21। देखिए यहाँ पर 21 है, तो 22 गुना 21 गुना 3। तो यहाँ पर लिखे हैं 22 गुना 21 गुना 3 और नीचे में कितना है? 6 है, 6 से भाग करेंगे तो 22 गुना 21 गुना 3, जब इसे गुना करेंगे तो 1386 आएगा और 6 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर 231 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए बिंदुओं ए में दिया है 2,3 और बी में दिया है 4, के सी में दिया है 6,-3 संरेखी हैं। अब आप लोग को के का मान बताना है और ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हल लिखना और लिखेंगे यहाँ पर दिए गए बिंदु, यहाँ पर ए बी सी 3 बिंदु दिया है। उसके बाद आप लोग x1 x2 x3 यह सब लिख लेना। तो देखिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x1 कौन है इनमें, x2 कौन है, x3 कौन है। तो ध्यान से समझिएगा, x1 ये होता है, x2 ये होता है, x3 ये होता है। अब देखिए y1 ये होता है, y2 ये होता है, y3 ये होता है। उसके मान बैठा देंगे। उसके बाद आप लोग को लिखना है कि तीनों बिंदु संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, क्योंकि जब तीनों बिंदु संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला से बनाएंगे, दूरी सूत्र से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें दूरी सूत्र नहीं पूछा है। तो देखिए इतना बड़ा आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद करना है, इतना बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो अब मान बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर गुना में है और यहाँ पर भाग में जाएगा 1/2। तो जब भी कोई भी संख्या में अगर 0 से हम भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 यहाँ पर नहीं है, कट गया, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, भागा में चल जाएगा। अब देखिए x1 के जगह पर 2 है इंटू k + 3, यहाँ पर y2 के जगह पर k है, माइनस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर क्यों प्लस है? क्योंकि यहाँ पर देखिए y3 के जगह पर यहाँ पर माइनस का 3 दिया है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पर y2 के जगह पर कितना है? 4 है। उसके बाद इंटू y3 का मान देखिए, y3 का मान -3 है और y1 के जगह पर 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में माइनस है यहाँ पर, तो -3 प्लस 6 इंटू, क्योंकि x3 के मान 6 है इंटू y1 के जगह पर 3 है माइनस y2 के जगह पर किया है बराबर में 0। ये नहीं है, गलत हो गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि 2k + 3 + 4 - 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा जुट कर, और प्लस 6 और फिर 3 - k हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुना करेंगे, जब 2 में k से गुना करेंगे तो 2k + 3 दूना 6, इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, गुना किए हैं तो 6 चौका 24 और प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस 18 में यहाँ पर 6 से 3 में गुना करेंगे तो 6 3 का 18 हो जाएगा, माइनस का 6 में के से गुना करेंगे तो 6 के हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखे हैं 2 के माइनस 6 के, क्योंकि यहाँ पर 2 के हैं और 6 के यहाँ पर हैं तो माइनस का है तो माइनस का 6 के बराबर में यहाँ पर 24 माइनस 6 प्लस के 18। अब देखिए 2 के में से हम 6 के घटाएंगे तो माइनस का 4 के हो जाएगा, तो 4 के लिख लिए हैं और 18। अब देखिए 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 होगा और यहाँ पर प्लस का 18 दिया है, यहाँ पर प्लस का 18, तो माइनस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, तो 18 में से 18 घटाएंगे तो 0, तो 4 के बराबर 0 और के बराबर 0 बट्टा माइनस 4, तो जब इसे भाग देंगे तो के बराबर 0 आ जाएगा, तो आप इसमें इसका राइट आंसर 0 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, के का मान 0 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। उसके बाद है के का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अब आप लोग को के का एक ऐसा मान ज्ञात करना है कि दोनों मूल बराबर हो, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लिख लेना यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी, ए होता है, बी ए होता है, सी ए होता है, ए बी सी लिख लेना। उसके बाद इसलिए दी गई दीर्घात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो जब मूल बराबर होता है तो डी बराबर 0 होता है, तो डी का फार्मूला क्या होता है, यानी विविधकर का फार्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर लिख लिया है, बराबर में 0 रखेंगे। बी के जगह पर यहाँ पर देखिए के है, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 2 है तो 2 लिखे हैं, गुना सी के जगह पर 3 है तो 3 लिखे हैं। अब देखिए के स्क्वायर माइनस यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे 4 गुना 2 गुना 3 तो 24 होगा। अब देखिए के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 तो लिख लिया है। उसके बाद के स्क्वायर और बराबर यहाँ पर 0 इधर जाएगा और यहाँ पर माइनस का 24 है तो प्लस का 24 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब यह रूट से बाहर होगा, यहाँ पर रूट से बाहर होगा, रूट तो इसका होता नहीं है, यानी वर्गमूल होता नहीं है, लेकिन जब इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2√6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस के लिखेंगे के प्लस 2√6 और एक के माइनस 2√6, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2 मूल यहाँ पर निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है देखिए कि बिंदु ए में दिया है 4,6 तथा बी में दिया है 10,8 का बीच का दूरी ज्ञात करना है। अब इसका बीच का दूरी ज्ञात करना है, तो बीच का दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग लिख लेना x1 x2 और फिर y1 y2। देखिए x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है और यहाँ पर y2 ये होता है, तो लिख लिए हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लेना। उसके बाद लिखना कि इसलिए दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र का फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले दूरी सूत्र का फार्मूला होता है ए बी का दूरी निकालना है तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। तो x2 के जगह पर यहाँ पर 10 है तो 10 माइनस 4, यहाँ पर x1 के जगह पर कितना है तो यहाँ पर 4 है, तो माइनस यहाँ पर माइनस फार्मूला में है तो माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 8, y2 के जगह पर कितना है 8 है। उसके बाद y1 के जगह पर कितना है तो 6 है, तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, यानी 6 का 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी रूट में 40, तो इसका राइट आंसर होगा रूट में 40 लिखेंगे, अतः ए बी का दूरी रूट का 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पी 1,4,7,10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। अब 18वां पद का मान ज्ञात करना है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखना कि दिया गया ए पी यहाँ पर 1,4,7,10 में पहला पद, इसमें से पहला पद कौन होगा तो 4 होगा, ए यानी यहाँ पर पहला पद यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे पहला पद। सार्वंतर क्या होता है तो डी होता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद कितना है 4 है, तो 4 में से हम 1 घटाएंगे, यानी a2 माइनस a1 दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। उसके बाद लिखना आप लोग AP का 18वां पद का फार्मूला लिखना सबसे पहले, तो इसके लिए फार्मूला होता है यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो a 18 निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले a का मान कितना है 1 है प्लस 18 माइनस 1, क्योंकि n का मान निकालना है तो 18 रखेंगे, तो 18 माइनस 1 और इंटू डी में 3, डी यहाँ पर देख लीजिए सार्वंतर 3 आया था तो गुना 3। अब देखिए 1 प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो 17, तो 17 यहाँ पर आ गया गुना में 3, तो 1 प्लस 17 दिया 51, जब इसे गुना करेंगे तो 51, तो 51 1 52, तो इसका राइट आंसर 52 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का
एक हल है। अब यहाँ पर दो समीकरण दिया है जिसका के का मान बताना है और यहाँ पर उग्म एक हल है, यहाँ पर एक हल। तो एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है, तो A1/A2 और यहाँ पर बराबर नहीं होता है B1/B2 का। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेना A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखिए A1 कौन होता है, A1 ये होता है, उसके बाद यहाँ पर B1 ये होता है, C1 ये होता है, A2 ये होता है, B2 ये होता है, C2 ये होता है। तो यहाँ पर लिख लिए हैं, आप लोग लिख लेना कॉपी में। उसके बाद लिखना कि अब दिए गए युग्म का एक हल है। तो जब एक हल होता है तो A1/A2 और यहाँ पर बराबर नहीं होता है B1/B2। तो A1 के जगह पर यहाँ पर देख लीजिए कितना था, A1 के जगह पर A1 के जगह पर 4 था, तो 4/A2 के जगह पर यहाँ पर देख लीजिए कितना आया था, तो A2 के जगह पर 2 है, बराबर नहीं है। B1 के जगह पर कितना है, K है, और B2 के जगह पर कितना है, 2 है, तो K/2। उसके बाद क्या करना है, इसको तिरछा तिरछी गुना करना है, यानी इसको 2 में 4 से गुना करना है और K में 2 से गुना करेंगे। तो 2 में K से गुना करेंगे तो 2K हो जाएगा, बराबर नहीं होगा 4 दूना 8। तो देखिए K बराबर नहीं होगा 8 और यहाँ पर गुना में 2 है तो बाटा में चलेगा, तो K बराबर नहीं होगा 8/2। तो जब इसे कटाएंगे तो 4 से कटेगा तो K बराबर नहीं होगा 4। तो इसका राइट आंसर आ गया K बराबर नहीं होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों को ज्ञात कीजिए कि संगत हैं या असंगत। अब दो समीकरण यहाँ पर भी दिया है तो बताना है कि संगत हैं या असंगत। तो फिर आप लोग सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लेना। उसके बाद आप लोग जब भी पूछता है संगत है या असंगत तो ये फार्मूला लगाना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 फार्मूला लगाना। A1 के जगह पर यहाँ पर आप लोग मान रख देना। A1 के जगह पर कितना है, 2 है, A2 के जगह पर 4 है, यहाँ पर B1 के जगह पर -3 है, B2 के जगह पर -6 है और C1 के जगह पर 8 है, C2 के जगह पर 9 है। अब देखिए जब इसे कटाएंगे 2 से, और जब इसे कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और ये तो कटेगा नहीं तो 8/9, यानी 1/2 बराबर 1/2 और बराबर नहीं है 8/9, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका असंगत हल होता है, इसका असंगत हल होता है। इसका हल कितना होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, असंगत का कोई हल नहीं होता है, आप लोग याद रखना। तो लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का असंगत है और इसका हल पूछेगा तो इसका कोई हल नहीं होता है। जब असंगत होता है तो कोई हल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दीर्घात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया है दीर्घात समीकरण, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो यहाँ पर विविधकर के फार्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग भी लिख लेना यहाँ पर ABC लिख लेना। उसके बाद D बराबर B² - 4AC फार्मूला होता है, D बराबर B² - 4AC फार्मूला होता है, देख लीजिए। तो B के जगह पर कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4। A के जगह पर कितना है, 2 है, C के जगह पर कितना है, 5 है, तो गुना करेंगे। अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस करना हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का कोई भी संख्या का अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 प्लस का 9 माइनस 4 दूना 8 8 5 40 40। अब देखिए 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, तो माइनस का यहाँ पर 31 होगा, यानी 0 से छोटा है -31। तो जब 0 से छोटा है तो इसका दी गई दीर्घात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद के मूलों का योगफल -7 और गुणनफल 6 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूलों का योगफल दिया है -7 और गुणनफल दिया है 6, इसका बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग लिखना कि मूलों का योगफल दिया है -7 तो -7 तथा गुणनफल 6 दिया है। बहुपद इसलिए बहुपद, तो बहुपद का फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है। अब देखिए x² है तो x² और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल होता है। तो योगफल यहाँ पर दिया है -7 तो -7 और इंटू एक्स प्लस गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, गुणनफल 6 दिया है तो लिखेंगे 6। अब देखिए x² है और माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 7 और 7 में जब x से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा प्लस के 6, यानी x² प्लस 7x प्लस 6 इसका बहुपद होगा। तो यहाँ पर लिख लेना, अतः बहुपद बराबर x² प्लस 7x प्लस 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। वह आप लोग को बताना है कि इनमें कौन सा पद 78 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेना इतना कि दिए गए AP इतना इतना का पहला पद प्रथम पद 3 और सार्वंतर A2 - A1 यानी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 यानी D निकल कर आ गया 5। उसके बाद लिखना कि माना कि AP का nवां पद 78 है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, तो A प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से A प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 78 रखना। उसके बाद लिखना एक जगह पर 3 आया था तो 3 प्लस n का मान नहीं रखना है क्योंकि n का मान निकालना है। तो n-1 और d के जगह पर 5 आया था तो 5 बराबर में 78। उसके बाद 3 प्लस जब 5 में n से गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा और माइनस यहाँ पर है तो माइनस का 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 78 है तो 78। उसके बाद देखिए 3 को उधर भेजेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 5n - 5 है यहाँ पर 78 - 3 क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5n - 5 बराबर 78 क्यों में 75 क्योंकि 78 में से 3 घटाएंगे तो 75। उसके बाद 5n बराबर फिर 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 5n बराबर 80/5 क्योंकि 75 5 80 तो 80 यहाँ पर गुना में 5 है तो भागा में चला गया तो 5 तो 16 5 80। तो इसका राइट आंसर आ गया 16n बराबर 16। तो आप लोग लिख लेना कि अतः यहाँ पर कितना पूछा था, अतः यहाँ पर AP का यहाँ पर 16वां पद 78 है, आप लोग लिख लेना। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। अब यहाँ पर 2 समीकरण दिया है जिसका वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। यह क्वेश्चन 5 अंक में भी आ सकता है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग तो लिख लेना A1 B1 C1 C2 B2 यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए वज्र गुणनखंड विधि का यह फार्मूला होता है, देख लीजिए कितना बड़ा फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला की मदद से मान बैठा देंगे। तो देखिए हम देख कर यहाँ पर टाइम लगेगा बैठाएंगे तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर x/20 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा। फिर y/27 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 1/16 में से 15 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको और इसको एक स्टेप लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको और इसको एक स्टेप लिखना है यानी x/2। देखिए यहाँ पर x/2 और 1/1 लिखेंगे। उसके बाद 1/-4 उसके बाद फिर 1/1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसको तिरछी गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x होगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए y में 1 से गुना करेंगे तो y होगा और -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो देखिए x का मान 2 y का मान -4 तो इसका आंसर आ गया। तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसलिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर बार बार रिविजन करते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, यह हर साल एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन इतना था तो आप बार बार इसे रिवीजन कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। कमेंट में ज़रूर बताना यह वीडियो कैसा लगा और आगे से आप लोग को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।